Hello friends, welcome to online portal of Organic Chemistry with Saurabh Singh. Today we are studying about General Organic Chemistry lecture number 7. लेक्चर नंबर 6 में मैंने डिस्कस किया था इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में एंड टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब प्रेरणिक प्रभाव या पारगमन प्रभाव के बारे में पढ़ा था मैंने, और प्रेरणिक और पारगमन प्रभाव का मैंने प्रकार पढ़ लिया था। और गोल्डन पॉइंट के बारे में इसके समझ लेते हैं। गोल्डन पॉइंट का मतलब इसमें नंबर 1 पॉइंट जो होता है इसका नंबर पॉइंट वह होता है कि C3 और C4 के बाद प्रेरणिक प्रभाव का मान शून्य होता है। C3 और C4 के बाद का जो कार्बन होता है उसका प्रेरणिक प्रभाव हमेशा कितना माना जाता है? शून्य माना जाता है या 0 माना जाता है। हैशटैग नंबर 2 पॉइंट में हम लोग बताएंगे कि दूरी बढ़ने पर प्रेरणिक प्रभाव का मान घटता है। दूरी के बढ़ने पर प्रेरणिक प्रभाव का मान घटता है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस is inversely proportional to distance। दूरी के बढ़ने पर मैग्नीट्यूड या कह सकते हैं कि प्रेरणिक प्रभाव का मान घटता है, या कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। डिस्टेंस मतलब दूरी बढ़ने पर इंडक्टिव इफेक्ट का मान क्या होता है? घटता है। हैशटैग नंबर 3 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन के लिए प्रेरणिक प्रभाव शून्य होता है। हाइड्रोजन के लिए जो प्रेरणिक प्रभाव होता है उसका मान हमेशा कितना होता है? शून्य होता है। देखो गोल्डन पॉइंट में 3 पॉइंट मैंने बताया। नंबर 1 C3 और C4 के बाद, मतलब कार्बन 3 और कार्बन 4 के बाद वाला जो कार्बन होता है उस पर प्रेरणिक प्रभाव हमेशा शून्य माना जाता है। और दूरी के बढ़ने पर जो प्रेरणिक प्रभाव का मान होता है वो भी क्या होता है? घटता है। यानी कि बोला गया मैग्नीट्यूड ऑफ आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। फिर उसके बाद नंबर 3 जो पॉइंट बताया गया गोल्डन पॉइंट में, वो बोला गया कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो प्रेरणिक प्रभाव होता है उसका मान कितना होता है? शून्य होता है। यही पॉइंट आपको 3 पॉइंट याद कर लीजिएगा। इंडक्टिव इफेक्ट का यह 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गोल्डन पॉइंट जैसे मैंने नाम दिया है। कर लो इसको। अब इसके बाद हेडिंग बना लीजिएगा, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। हिंदी में बोलेंगे इसको प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोग
प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में आपको कई ऐसे एप्लीकेशन पढ़ने होंगे जो आपके सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब मैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में नंबर 1 बताऊंगा आपको, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। नंबर 1, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन, कार्ब कैटायन या कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन मतलब इसको हिंदी में मैं पढ़ूंगा कार्बन आयन या कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन का अस्थायित्व, अस्थायित्व, कार्बन आयन या कार्बोनियम आयन का अस्थायित्व। तो कार्बन आयन या कार्बोनियम आयन का जो अस्थायित्व होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट मींस हो गया पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट मींस हो गया नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे दूं और बोलूं कि बताओ इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे पहले जैसे मैं बना दूं इसे CH3 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 कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और एक बना दूं CH3 CH3 और H, और एक मैं कंपाउंड लिख दूं प्लस यहां पे बना दूं H CH3 और यहां पे बना दूं H। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और सभी की तरफ क्या जोड़ दिया जाए, हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए। और बोला जाए कि ये जो दिया गया यौगिक है इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होंगे, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए क्या करोगे, सबसे पहले इसको क्या मान लीजिएगा, ए मान लीजिएगा, इसको बी मान लीजिएगा, इसको सी मान लीजिएगा और इसको डी मान लीजिएगा। और बोला जाए कि बताओ इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर यानी कि अस्थायित्व का जो क्रम होगा वह क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, मैंने क्या बोला था कि यह जो आपके एल्किल ग्रुप वाले कार्बन होते हैं या जो एल्किल ग्रुप होता है जैसे मेथिल हो गया, एथिल हो गया, यह शो करता है आपका प्लस आई इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किसमें है, देखो यह जो CH3 होगा यह भी प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, यह भी प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, और यह वाला CH3 भी क्या शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। यह देखो CH3 प्लस आई इफेक्ट शो करेगा और यह CH3 प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पे देखिएगा यह प्लस आई इफेक्ट शो करेगा और यहाँ पे यह प्लस आई इफेक्ट की वैल्यू लगभग 0 के बराबर इसमें मान लिया जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए मैंने बोला था कि जो प्लस आई इफेक्ट होगा उसका मान 0 माना जाता है। अब देखिएगा इसमें करना क्या है, आपको गिनती कर लीजिएगा कि कितने प्लस आई इफेक्ट हैं। जिसमें प्लस आई इफेक्ट की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। ये जो फार्मूला होगा इसको बॉक्स में बंद कर लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे देखो 1 2 3 प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, यहाँ पे 2 प्लस आई इफेक्ट और यहाँ पे 1 प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जिसमें प्लस आई की वैल्यू ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो जिसमें प्लस आई की वैल्यू ज्यादा, प्लस आई की वैल्यू किसमें ज्यादा, पहले में ज्यादा, तो इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। फिर दूसरे वाले में हो जाएगा, दूसरे वाले में प्लस आई की वैल्यू, फिर इसके बाद सी वाले में हो जाएगा, फिर इसके बाद डी वाले में हो जाएगा। बोलेंगे कि दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी of given
कंपाउंड, मतलब दिए गए यौगिकों का यह जो है आपका सही क्रम है अस्थायित्व का। इसको कर लीजिए, फिर मैं आगे दूसरा क्वेश्चन देता हूं, कर लीजिए इसको। अब इसके बाद हेडिंग बनेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एंड आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एंड आयन, कार्ब एंड आयन, या आप कह सकते हैं इसको कार्बोनेट आयन का, कार्बोनेट आयन का कार्बोनेट आयन का अस्थायित्व, कार्बोनेट आयन का अस्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एंड आयन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एंड आयन मींस होता है इसके लिए फॉर्मूला, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। जिसमें माइनस आई प्रभाव का मान ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जिसमें प्लस आई प्रभाव का मान ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसके लिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एंड आयन मतलब कार्बोनेट आयन का अस्थायित्व। अब इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन आपको दे दूं, जैसे क्वेश्चन यहां पर हो जाए आपका, क्वेश्चन करके लिख दिया जाए, दिए गए यौगिकों में, दिए गए यौगिकों में कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन का सही क्रम होगा, सही क्रम होगा। नंबर 1 आप बता दिया जाए क्वेश्चन में CH3 माइनस, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग C3H यहां पर लगा दीजिए CH3, और दूसरा दे दिया जाए क्वेश्चन में आपके CH3 यहाँ पे H, यहाँ पे H विथ माइनस चार्ज, विथ माइनस नेगेटिव चार्ज, CH3 C, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी H दे दिया जाए और यहाँ पे दे दिया जाए माइनस चार्ज। और एक क्वेश्चन इसमें बना दिया जाए ऑप्शन में CH3 विथ नेगेटिव चार्ज, और बोला जाए कि बताओ इनमें कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और इनका सही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले क्या बोलोगे, आपको पता है कि यहाँ पे बोला क्या होगा, इफ कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज आर नोन एज कार्ब केटायन, कार्बन आयन सॉरी, बोला क्या होगा, इफ कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज आर नोन एज कार्ब केटायन एंड इफ कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज आर नोन एज कार्ब एनायन, एंड कार्बन इफ कार्बन हैविंग one pair of electron are known as free radical। अब इसमें इसका सही क्रम बताना है कि इसका क्रम क्या होगा। तो क्रम के लिए जैसे यहां पे लिख दिया जाए, पहला क्वेश्चन बना दिया जाए A, B, C और D, दूसरा बना दिया जाए A, B, C और D, तीसरा बना दिया जाए A, B, C और D, लास्ट दे दिया जाए इनमें नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं।
इनमें से कोई नहीं। अब बताइए कौन सा इसका सही होगा। तो सबसे पहले देखो पहचानोगे कैसे, ये देखो सब एक ही क्वेश्चन है, या सब एक ही क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन इसमें टिक करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले देखो क्या दिए गए यौगिकों में कार्बन ऋणायन का सही क्रम क्या होगा। तो कार्बन ऋणायन का अगर आपको सही क्रम स्थायित्व का करना होगा, कार्बन ऋणायन के स्थायित्व का सही क्रम, स्थायित्व का सही क्रम। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर आपको कार्बन ऋणायन का स्थायित्व करना होता है तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, अगर माइनस आई प्रभाव के साथ जुड़ा है तो क्या बोलेंगे, जिसमें माइनस आई प्रभाव ज्यादा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा, जिसमें प्लस आई की वैल्यू ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, कि अगर यह वाला ज्यादा तो यह कम, अगर यह कम तो यह ज्यादा, जस्ट अपोजिट। अब देखो यहाँ पे आपको पता है कि यह जो आपका CH3 होता है ये प्लस आई प्रभाव शो करता है, यह भी प्लस आई प्रभाव शो करता है, और ये वाला भी CH3 प्लस आई प्रभाव शो करता है। यहाँ पे भी प्लस आई हो गया, यह भी प्लस आई हो गया, यहाँ पे भी प्लस आई प्रभाव शो करता है। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे कि जिसमें प्लस आई प्रभाव की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। स्टेबिलिटी directly proportional to minus I effect and inversely proportional to plus I effect। मतलब अगर कार्बन ऋणायन के स्थायित्व की बात करें तो जिसमें माइनस आई प्रभाव का मान ज्यादा होगा उसका स्थायित्व भी क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन अगर कार्बन ऋणायन के स्थायित्व की बात कर रहे हैं, अगर प्लस आई इफेक्ट की वैल्यू ज्यादा हो रही है तो वहां की स्टेबिलिटी उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब उसका स्थायित्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस आई की वैल्यू ज्यादा है यानी कि इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, ठीक। या ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें देखो कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं शो कर रहा है तो यह सबसे ज्यादा, फिर यह देखो आपका इसमें दो है मतलब यह उससे ज्यादा, फिर यह वाला उससे ज्यादा, डी वाला सबसे ज्यादा। मतलब क्या हो गया कि ए वाले में प्लस आई इफेक्ट नहीं शो कर रहा था तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो गई, और इसमें केवल एक शो कर रहा था तो यह उससे कम हो गया, और यह उससे कम लास्ट में सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट जिसमें था उसकी वैल्यू सबसे कम हो गई। यानी कि इनका ऑर्डर सही होगा, और यह ऑर्डर ऑप्शन नंबर कौन से में है, पहले वाले ऑप्शन में है, यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए करेक्ट ऑप्शन। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन के रूप में, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन के रूप में अगला दे दिया जाए। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रख देता हूं। जैसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह बोल दिया जाए कि दिए गए कार्ब ऋण आयन के स्थायित्व का सही क्रम होगा, और उसमें लिख दिया जाए जैसे एग्जांपल में कार्ब ऋण आयन और फ्लोरीन के साथ अटैच कर दीजिए। फिर ऐसे अगला कोई बन जाए आपका Cl की संख्या यहाँ पे 2 कर दिया जाए, और लास्ट वाला बोल दिया जाए यहाँ पे एक ब्रोमीन कर दिया जाए, यहाँ पे भी ब्रोमीन कर दिया जाए, और यहाँ पे भी क्या कर दिया जाए, ब्रोमीन कर दिया जाए। इसको मान लिया जाए A, इसको B, इसको C और इसको D, और बोला जाए कि बताओ इनके स्थायित्व का सही क्रम क्या होगा। तब आप क्या बोलोगे कि अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। मतलब जिसमें माइनस आई प्रभाव की वैल्यू ज्यादा होगी उस कार्बन ऋण आयन के स्थायित्व भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो सबसे पहले देखिए आपको पता है माइनस आई इफेक्ट में फ्लोरीन पे सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट, तो यहाँ पे भी माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, इसमें भी माइनस आई इफेक्ट ज्यादा, इसमें भी माइनस आई इफेक्ट ज्यादा।
लेकिन जब फ्लोरीन और क्लोरीन की अपेक्षा अगर तुलना दोनों में की जाए कि किसमें माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, तो आप बोलोगे कि जो क्लोरीन होगा उसमें माइनस आई इफेक्ट की वैल्यू कम होगा कंपेयर टू फ्लोरीन। अब यहाँ पे देखो ये इसमें भी माइनस आई होगा, इसमें भी माइनस आई होगा और इसमें भी माइनस आई होगा। सब हाइड्रोजन्स जो होते हैं वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, लेकिन जो फ्लोरीन होता है वो सबसे अधिक, जो फ्लोरीन होता है वो सबसे अधिक माइनस आई इफेक्ट शो करता है, फिर क्लोरीन करता है, फिर ब्रोमीन करता है, लास्ट में आयोडीन करता है। तो अब बताओ अगर इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो जो आपका ए वाला होगा, ए की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें क्या जुड़ा, आपका फ्लोरीन जुड़ा है और इसमें देखो फ्लोरीन की संख्या कितनी है, 2 है, तो ये उससे कम हो जाएगा, सी वाला उससे कम, डी वाला सबसे कम हो जाएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी का ये सही क्रम हो जाएगा। कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। कर लीजिए। अब इसी के बाद मैं इस क्वेश्चन को इसका जस्ट अपोजिट में बना देता हूं। कैसे देखो, जैसे बना दिया मैं H C माइनस H एक ये हो गया, C माइनस, एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन, और लास्ट वाला कर दिया एक और बना दिया है, दो फ्लोरीन और एक H कर दिया। इसमें कार्बन माइनस चार्ज और इसमें एक फ्लोरीन, दो हाइड्रोजन कर दिया। और बोला जाए इनकी स्थायित्व का सही क्रम क्या होगा, इसको मैं मान लेता हूँ A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ, इसको C मान लेता हूँ और इसको D मान लेता हूँ। और बोला जाए कि इसका सही क्रम क्या होगा, तो आप क्या बताओगे कि इसका क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जिसमें प्लस आई की वैल्यू ज्यादा होगी उसमें जो कार्बन एनायन की जो स्टेबिलिटी होगी वह कम होगी, लेकिन जिसमें माइनस आई इफेक्ट की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। थोड़ा सा आपके दिमाग में अपने आप को थोड़ा सा कंसंट्रेट करके समझना होगा, प्लस आई माइनस आई प्लस आई माइनस आई में आपको कंफ्यूज हो जाओगे। देखो ये जो फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन या माइनस आई प्रभाव यानी कि ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव प्रदर्शित करता है, यह भी माइनस प्रेरणिक प्रभाव प्रदर्शित करेगा, यह भी ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव प्रदर्शित करेगा, यह भी माइनस आई इफेक्ट, यह भी माइनस आई इफेक्ट और यह भी फ्लोरीन माइनस आई इफेक्ट। और आपको पता है कि जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उनके लिए जो प्रेरणिक प्रभाव या पारगमन प्रभाव होता है उसकी वैल्यू हमेशा शून्य होती है। तो अब देखो यहाँ पे बी वाले में सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट, जिसमें माइनस आई इफेक्ट की वैल्यू ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा, बी वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर सी वाले की, फिर डी वाले की, फिर किसकी, ए की। यही इसका ऑर्डर का हो जाएगा, बी की सबसे ज्यादा और ए की सबसे कम स्टेबिलिटी हो जाएगी कार्बन की। कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। अब इसके बाद मैं अगला टॉपिक बता दूं आपको, वह है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, मुक्त मूलकों का अस्थायित्व, मुक्त मूलकों का अस्थायित्व। मुक्त मूलकों का जो अस्थायित्व होता है उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, बोला जाता है कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स is directly proportional to plus I प्रभाव and inversely proportional to minus I प्रभाव, मतलब जिसमें प्लस आई प्रभाव की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी भी सबसे ज्यादा होगी, और इसमें माइनस आई प्रभाव की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, मतलब उसका अस्थायित्व क्या होगा, क्रम कम होगा। इसके लिए केवल और केवल फ्री रेडिकल के लिए, मुक्त मूलक के लिए।
और आपको बताया कि मुक्त मूलक कैसे पहचानोगे, तो आपको बताया क्या होगा कि अगर कार्बन परमाणु के पास एक अयुग्मित केवल और केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं मुक्त मूलक कहते हैं, फ्री रेडिकल्स कहते हैं। अब जैसे इस पर एक क्वेश्चन मैं लिख दूं आपके सामने, सी कर दूं यहाँ पे CH3 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 और इस पर एक डॉट बनाते हैं और एक क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे CH3, यहाँ पे कर दें H, यहाँ पे लिख दें CH3 और लिख देते हैं CH3 और डॉट बना दें। एक लिख देते हैं CH3 और इसके ऊपर डॉट कर दें। अब बताओ इनके स्टेबिलिटी का क्रम क्या होगा, तो मैं इसको क्या करूंगा, A मान लूंगा, इसको B मान लूंगा और इसको C मान लूंगा और इसको D मान लूंगा। तो अब बताओ जब इसका स्टेबिलिटी का क्रम हमको निकालना होगा तो सबसे पहले क्या पहचानोगे आप कि जिसमें प्लस आई इफेक्ट ज्यादा उसके फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी ज्यादा, मतलब माइनस प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगा, माइनस आई प्रभाव घटेगा तब स्टेबिलिटी बढ़ेगा। व्युत्क्रम है ना, अपोजिट है, रेसिप्रोकल है, इनवर्सली है, तो इसलिए अगर माइनस आई की वैल्यू ज्यादा होगी तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, तब इसके बाद देखो इसमें प्लस आई, इसमें भी प्लस आई, यहाँ पे भी प्लस आई, देखो यहाँ पे भी प्लस आई, इसमें भी प्लस आई और इसमें हाइड्रोजन परमाणु है तो उसमें प्लस आई इफेक्ट की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी लगभग। तो बताओ प्लस आई की वैल्यू पहले में ज्यादा तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले में क्या बोला है कि अगर प्लस आई इफेक्ट की वैल्यू ज्यादा हो रही है तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की भी वैल्यू ज्यादा होगी, यानी कि ए वाले में प्लस आई इफेक्ट की वैल्यू ज्यादा थी तो इसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। फिर बी कर लीजिए, फिर सी कर लीजिए, फिर डी कर लीजिए, इसकी स्टेबिलिटी का यही क्रम हो जाएगा। कर लीजिए फिर आंसर। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन लिख देते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका डॉट फ्लोरीन सी डॉट, एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, एक हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन डॉट, एक फ्लोरीन, दो हाइड्रोजन। और बोला जाए कि इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो हम लोग को क्या करना होगा, इसको 1 मान लेना होगा, इसको 2 मान लेना होगा, 3 मान लेना होगा, 4 मान लेना होगा, या ABCD करके मान सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे माइनस आई की वैल्यू ज्यादा है, इसमें भी माइनस आई की वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पे भी माइनस आई की वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पे भी माइनस आई ज्यादा है, यहाँ पे भी माइनस आई ज्यादा है। इसमें देखो आपका ना तो प्लस, यहाँ पे प्लस आई और माइनस आई की वैल्यू हमेशा शून्य के लगभग बराबर हो जाएगी और इसमें माइनस आई की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तब हम लोग कैसे पहचानेंगे, जिसमें माइनस आई ज्यादा उसके फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो बताओ जिसमें माइनस आई ज्यादा, इसमें पहले माइनस आई ज्यादा तो इसकी स्टेबिलिटी कम, इसकी स्टेबिलिटी कम, फिर दूसरे वाले में ज्यादा, फिर चौथे वाले में ज्यादा, फिर लास्ट में तीसरे वाले में सबसे ज्यादा हो जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी का यही क्रम हो जाएगा। कर लीजिए पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा कर लीजिए। अब इसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाशीलता, रिएक्टिविटी ऑफ
एल्किल हैलाइड, हैलाइड एल्किल हैलाइड मीन्स RX, RX की अभिक्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता RX, R means alkyl, X means halide and halogen, alkyl halide। अब इसके बाद इस पर एक क्वेश्चन में लिखने से पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। रिएक्टिविटी ऑफ जो एल्किल हैलाइड होता है, या पहले क्वेश्चन ही कर रहे हैं, क्वेश्चन लिखेंगे उसमें फॉर्मूला को समझा देंगे। CH3 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए, हाइड्रोजन मींस यहाँ पे जोड़ दिया जाए क्लोरीन जोड़ दिया जाए, और यहाँ पे CH3H और यहाँ पे भी क्लोरीन जोड़ दिया जाए, CH3H एंड Cl, और एक बना दिया जाए H और एक बना जाएगा Cl। इनको मानना पड़ेगा ABCD करके मान लेते हैं और इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे स्टेबिलिटी का ऑर्डर? तो स्टेबिलिटी का अगर आपका ऑर्डर लिखना होगा तो आप क्या स्टेबिलिटी नहीं, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड आपको पता होगा या नहीं पता होगा, तो आप हमारे साथ जुड़े तो आपको पता भी हो जाएगा। रिएक्टिविटी ऑफ जो एल्किल हैलाइड होता है वह होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन एटम। बीटा हाइड्रोजन एटम क्या होता है उसके बारे में बता देते हैं। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिखें। रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, reactivity of alkyl halide directly proportional to number of beta hydrogen atom, beta hydrogen atom। अब इसको फॉर्मूले को पहले मैं बॉक्स में बंद कर दूं वरना फॉर्मूला कहीं पे फंस जाएगा। तो अब देखो कैसे करेंगे इसे, नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन एटम। तो सबसे पहले ये देखो, ये जो आपका हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन के साथ जुड़ा होता है उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन के साथ जुड़ा होता है उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। और अल्फा कार्बन के साथ जितने भी कार्बन एटम जुड़े होते हैं उसको बीटा कार्बन कहते हैं, और बीटा कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उसको बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। फिर सुनो मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन के साथ जो कार्बन डायरेक्टली अटैच होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन जुड़ा होता है उसको लोग बीटा कार्बन कहते हैं, और बीटा कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उसको हम लोग बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। देखो हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन के साथ जुड़ा उसको मैंने क्या मान लिया, अल्फा मान लिया, अल्फा कार्बन मान लिया। अल्फा कार्बन के साथ जितने भी कार्बन जुड़े होंगे उसको क्या मानेंगे, बीटा मान लेंगे। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसको क्या माने, बीटा, इसको बीटा माने। यह भी हो गया बीटा, यह वाला भी हो जाएगा बीटा। यहाँ पे देखो ये हो गया आपका हाइड्रोजन एटम, ये हो गया आपका अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, बीटा कार्बन, हाइड्रोजन अल्फा कार्बन, और ये हो गया बीटा कार्बन, हाइड्रोजन अल्फा कार्बन। ठीक, अब देखो कैसे पहचानेंगे। रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन एटम। जिसमें बीटा हाइड्रोजन एटम की संख्या ज्यादा होगी, जिसमें बीटा हाइड्रोजन एटम की संख्या ज्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देखो यहाँ पे 3 3 6 3 9, पहले वाले में कितना बीटा हाइड्रोजन, 9 बीटा हाइड्रोजन पहले वाले में। फिर दूसरे वाले में देखो कितना बीटा हाइड्रोजन, दूसरे वाले में देखो 3 3 6 बीटा हाइड्रोजन। इसमें देखो इसमें कितना बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा रहता है उसी को लोग बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है उसी को लोग क्या कहेंगे, बीटा हाइड्रोजन कहेंगे। तो इसमें 3 बीटा हाइड्रोजन है। इसमें देखो
हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन के साथ जुड़ा होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन के साथ जो अगर कार्बन जुड़ा रहता है उसको हम लोग बीटा कार्बन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई बीटा कार्बन नहीं है, तो यानी कि 0 बीटा कार्बन एंड 0 बीटा हाइड्रोजन। तो देखो किसमें सबसे ज्यादा बीटा हाइड्रोजन है, तो आप बोलोगे पहले वाले में बीटा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, तो पहले वाले की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। फिर देखो दूसरे वाले में बीटा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है तो इसमें ज्यादा, फिर इसके बाद सी वाले में, फिर इसके बाद डी वाले में। इस अनुसार आप लोग रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड कर पाएंगे। देखो भाई प्रैक्टिस करनी बहुत आवश्यक है, प्रैक्टिस कर पाओगे तभी आप लोग लगा पाओगे, आगे की तरफ बढ़ पाएंगे, आप लोग कंटिन्यू कर पाएंगे और एक दिन आप लोग अच्छे स्टूडेंट बन पाओगे। कहा जाता है ना कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप लोग कर पाओगे। धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, फिर बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हो जाएगा एप्लीकेशन इसका। फिर मैं आगे स्टार्ट करूंगा मेसोमेरिक इफेक्ट, या जिसको कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं।